हेलो क्लास 10 के बच्चों। आज के इस क्लास में ना हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो आपके सिलेबस का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। और यकीन मानिए ये कहानी आपके दिल को छू लेगी। हम बात कर रहे हैं श्री सियाराम शरण गुप्ता जी की लिखी हुई बेहद खूबसूरत और मार्मिक कहानी काकी के बारे में। एक छोटे से बच्चे का दुख, उसकी मासूमियत, मतलब बाल मनोविज्ञान को इस कहानी में जितने बेहतरीन ढंग से बताया गया है ना, वो सच में अद्भुत है। तो चलिए बिना देरी किए पूरे ध्यान से आज के इस लिटरेचर मास्टर क्लास की शुरुआत करते हैं। तो फटाक से देख लेते हैं कि आज हम इस पूरे एक्सप्लेनर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इस कहानी को 6 हिस्सों में बांटेंगे। पहले कहानी की शुरुआत, फिर उसके बाद शामू का शोक, फिर राम के यहाँ पतंग का वो ट्विस्ट, मासूमियत और चोरी, पिता का क्रोध और पर्दाफाश, और आखिर में हम इस कहानी के मूल संदेश को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले भाग से, कहानी की शुरुआत। देखिए, कहानी एकदम एक दुखदाई दृश्य से शुरू होती है। एक दिन सुबह जब हमारे मुख्य पात्र यानी छोटे से शामू की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके पूरे घर में उथल-पुथल और हाहाकार मचा हुआ है। उसकी माँ, जिन्हें वो प्यार से काकी कहता था, अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। सोचिए जरा, एक छोटे से बच्चे के लिए अचानक अपने आसपास ऐसी चीख पुकार देखना कितना डरावना होता होगा। अब एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, इस प्रसंग में 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको जरूर याद रखने चाहिए। पहला है कुहारम, जिसका सीधा सा मतलब है जोर जोर से रोना या विलाप करना, और दूसरा शब्द है भूमि शयन। हिंदुओं में एक परंपरा होती है कि मृत्यु के बाद शव को जमीन पर लिटा दिया जाता है। शामू यही देखता है कि उसकी काकी एक कंबल पर जमीन पर लेटी हैं और उन्हें कपड़े से ढका गया है। अब जब आसपास के लोग काकी को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगते हैं ना, तो मासूम शामू विरोध करता है। वो रोता हुआ कहता है, काकी सो रही हैं, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो, मैं ना जाने दूंगा। ये एक लाइन उसकी मासूमियत को इतने अच्छे से दिखाती है कि वो मौत का मतलब ही नहीं समझ पा रहा है। उसके लिए तो उसकी माँ बस गहरी नींद में सो रही है। यहां से आता है हमारा दूसरा भाग, शामू का गहरा शोक। अब आमतौर पर घर के बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं? एक बच्चे को इतने बड़े सदमे से बचाने के लिए उन्होंने उसे एक झूठ बोल दिया। उन्होंने कहा कि उसकी काकी तो मामा के यहां गई हैं। पर सच्चाई को क्या वाकई ज्यादा दिन तक छुपाया जा सकता है? शुरुआत के कुछ दिन तो ये बुजुर्गों का झूठ चल गया, लेकिन थोड़े हफ्तों बाद जब मोहल्ले के दूसरे बच्चों से बातचीत हुई तो शामू को सच पता चल ही गया। उसे समझ आ गया कि काकी मामा के यहाँ नहीं, बल्कि ऊपर राम के यहाँ यानी भगवान के पास गई हैं। जैसे जैसे महीने बीते, उसका जोर जोर से रोना भले ही बंद हो गया हो, पर वो शोक उसके दिल में एक चुपचाप गहरी पीड़ा में बदल गया। वो बस अकेला बैठकर घंटों आसमान की तरफ शून्य मन से देखता रहता था। तीसरा भाग देखते हैं, राम के यहाँ पतंग। और यहां से कहानी में ना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। एक आम सी पतंग कैसे एक बच्चे की सबसे बड़ी उम्मीद बन सकती है, वो अब हम इस हिस्से में देखेंगे। एक दिन शामू आसमान की तरफ देख रहा था और अचानक उसने एक पतंग उड़ती देखी। बस उसके छोटे से दिमाग में एक आइडिया क्लिक कर गया। उसने सोचा, अगर आसमान में पतंग जा सकती है तो इसका मतलब ये स्वर्ग तक का डायरेक्ट रास्ता है। उसकी उत्कट आशा देखिए, वो सोचता है कि अगर वो इस पतंग को आसमान में भेज दे तो वो भगवान राम के यहां पहुंच जाएगी और उसकी काकी उस डोर को पकड़कर वापस उसके पास नीचे आ जाएंगी। अब आते हैं चौथे भाग पर, मासूमियत और चोरी। अपनी मां को वापस लाने की इस जिद और आशा ने इस मासूम बच्चे से वो फैसला करवा लिया जो समाज की नज़रों में बिल्कुल गलत है। पतंग और डोर के लिए पैसे चाहिए थे तो उसने फैसला किया चोरी करने का। कहानी में आगे बढ़ने से पहले ना, मैं चाहूंगी आप इन 3 मेन कैरेक्टर्स पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि एग्जाम में इनका कैरेक्टर स्केच हमेशा आता है। पहला है शामू, हमारा हीरो, जो पूरी तरह से मासूम है और अपनी माँ के लिए तड़प रहा है। दूसरा है भोला, जो दासी सुखिया का लड़का और शामू का दोस्त है। वो थोड़ा ज्यादा समझदार और प्रैक्टिकल है। और तीसरे हैं शामू के पिता विश्वेश्वर, जो पत्नी के गुजर जाने से खुद दुख में डूबे हैं और थोड़े गुस्से वाले स्वभाव के हो गए हैं। तो आखिर शामू का मास्टर प्लान क्या था? पहले उसने बहुत डरते डरते चुपचाप अपने पिता के कोट से एक चवन्नी निकाली और भोला को दी कि चुपचाप एक पतंग और दौड़ ले आए। पर यहां भोला का प्रैक्टिकल दिमाग चला। उसने कहा, भाई दौड़ तो बहुत पतली है, कहीं टूट गई तो काकी इसके सहारे नीचे नहीं आ सकती। तब जाकर शामू को एहसास हुआ कि मोटी रस्सियां चाहिए होंगी, जिसके लिए ठीक अगले दिन उसने अपने ही घर में पूरे 1 रुपए की बड़ी चोरी की। उस बच्चे की स्ट्रैटेजी सुनकर आपको तरस भी आएगा और प्यार भी। उसने सोच समझकर 2 मोटी रस्सियां मंगवाईं ताकि काकी के वजन से वो बीच में टूटे ना। और उसकी डिटेल ओरिएंटेड थिंकिंग देखिए,
उसने सोचा स्वर्ग में इतनी भीड़ होगी, कहीं पतंग खो ना जाए। इसलिए उसने पढ़े लिखे जवाहिर भैया से एक कागज पर काकी लिखवाया और पतंग पर चिपका दिया, बिल्कुल एक चिट्ठी की तरह, जिससे भगवान के घर डायरेक्ट काकी तक ही उसकी पतंग पहुंचे। 5वां भाग, क्रोध और पर्दापाश। अब आती है कहानी की सांस रोक देने वाली क्लाइमैक्स। दोनों बच्चे एक अंधेरे कमरे में बैठे खुशी खुशी पतंग में डोर बांध रहे थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा ही नहीं था कि बाहर से एक तूफान उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है, और वो तूफान थे क्रोधित विश्वेश्वर। यहां हमें दोनों के नजरियों का एक बहुत ही दर्दनाक डिफरेंस दिखता है। एक तरफ शामू का सच है, जिसके लिए ये पतंग चोरी एक नोबल रेस्क्यू मिशन है, अपनी मां को बचाकर वापस लाने का तरीका। और ठीक दूसरी तरफ उसके पिता का सच है, जिनको लग रहा है कि उनका छोटा सा बेटा पॉकेट मार बन गया है, पैसे चुरा रहा है। दोनों अपनी जगह सच्ची और गहरी फीलिंग्स रखते हैं, पर उनके बीच कम्युनिकेशन का टोटल गैप है। और इस गलतफहमी का नतीजा कितना बुरा निकलता है। विश्वेश्वर भयंकर गुस्से में उस कोठरी में घुसते हैं। वो आते ही बच्चों को धमकाते हैं। भूला डर के मारे तुरंत सारी सच्चाई उगल देता है, मुखबिर बन जाता है। पर विश्वेश्वर वो बिना पूरी बात समझे, बिना शामू के दिल का हाल जाने, उस मासूम को जोर से 2 थप्पड़ जड़ देते हैं, उसके कान खींचते हैं और उस पतंग को बेरहमी से फाड़ देते हैं, जिसमें एक बच्चे की आखिरी उम्मीद बंधी थी। और ठीक उसी वक्त डरते हुए भोला के मुंह से ये पंक्तियां निकलती हैं। इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहां से नीचे उतारेंगे। इन कुछ शब्दों में ना शामू की सारी तड़प, उसका सारा भोलापन और मौत को ना समझ पाने की बेबसी छिपी थी, जो अब आखिरकार एक गुस्से में भरे पिता के सामने आ चुकी थी। और अब आते हैं हमारे छठे और आखिरी भाग पर, कहानी का मूल संदेश। कहानी यहां अपने अंत पर आती है, पर सियाराम शरण गुप्ता जी ने अपनी कलम से इतनी खूबसूरती से पूरा इमोशनल भार बेटे के कंधों से उठाकर अचानक पिता के कंधों पर डाल दिया है। आप अपने एग्जाम आंसर्स में इस एक शब्द का प्रयोग जरूर कीजिएगा, हदबुद्धि। जब विश्वेश्वर भोला की बात सुनते हैं तो उनकी ऐसी ही हालत होती है। हदबुद्धि यानी पूरी तरह से हैरान या शॉक में चले जाना। उनका सारा गुस्सा 1 सेकंड में हवा हो जाता है और उन्हें एक बेहद गहरा गिल्ट महसूस होता है। उन्हें समझ में आ जाता है कि उन्होंने किसी चोर को नहीं पीटा, बल्कि एक ऐसी मासूम आत्मा को मारा है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी मां से मिलना चाहती थी। कहानी का ये आखिरी सीन सच में आपकी आंखों में आंसू ला देगा। हतबुद्धि होकर विश्वेश्वर उस फटी हुई पतंग को नीचे से उठाते हैं और उस पर चिपके हुए उस छोटे से कागज को देखते हैं। उस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, काकी। वो फटी हुई पतंग कोई आम खिलौना नहीं थी, वो एक बेटे के अटूट प्यार का सबूत था, जिसे दुनिया नहीं समझ पाई और खुद उसके पिता ने अपने हाथों से तोड़ दिया था। इस क्लास को खत्म करने से पहले मैं आप सभी बच्चों के लिए एक गहरा सवाल छोड़कर जाना चाहती हूं। सोचिए जरा, क्या अक्सर हमारे बड़े लोग बच्चों की हरकतों पर गुस्सा करते वक्त ये समझना भूल जाते हैं कि उनके इस व्यवहार के पीछे कितना गहरा मानसिक दुख या ट्रॉमा छिपा हो सकता है? मासूमियत को हमेशा गुस्से से नहीं, संवेदना और प्यार से समझना जरूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की ये कहानी और इसका एनालिसिस आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आपके आने वाले लिटरेचर एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपना ध्यान रखिए।